हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। मैं हूं आपका दोस्त शिव। आज हम आपकी क्लास का चैप्टर मैटर पढ़ाने जा रहे हैं। ये क्लास 8th का चैप्टर है, लेकिन इसको 6th 7th वाले भी पढ़ सकते हैं। तो आज ये हमारा जो है पार्ट 1 है। पार्ट 2 एक दो दिन में आ जाएगा। तो आप पहले ये पढ़िए, इसका रिवीजन करिए, तो आपको पार्ट 2 समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी। तो बच्चे शुरुआत करते हैं मैटर से। तो मैटर यानी एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास नोन एज मैटर। कोई भी चीज हो जिसका कोई मास हो या वो स्पेस घेरती हो। आपके आसपास जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं उनका मास है और वो स्पेस घेर रही हैं। आप जिस फोन में वीडियो देख रहे हो ये भी पूरा मैटर है। आप जिस टेबल या कुर्सी में बैठे हो वो भी मैटर है। आपके आसपास जितनी भी चीजें सब मैटर है। वाटर बॉटल, वुड, स्टोन, प्लास्टिक, एवरीथिंग इज मैटर। अब जानते हैं एलिमेंट क्या होता है। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। एलिमेंट वो सब्सटेंस है व्हिच कैन नॉट बी सबडिवाइड, जो कभी डिवाइड नहीं हो सकता, इनटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस, उसी के दो या दो से ज्यादा सिमिलर सब्सटेंसेस में, बाय एनी फिजिकल और केमिकल मींस। मतलब किसी फिजिकल और केमिकल मींस से वो सबडिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि हम आयरन ले लेते हैं। आयरन, इसका Fe सिंबल होता है। अब आप इसको कितना भी गर्म करो ये पिघल जाएगा, लेकिन फिर भी रहेगा आयरन ही। आप इसको कितना भी ठंडा कर लो वो रहेगा आयरन ही। एटम जानते हैं क्या होता है। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट की। किसी भी एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम कहलाती है। जैसे कि आपका घर जो है ईंटों से बना हुआ है, एक एक ईंट करके आपकी पूरी घर की बिल्डिंग बनी हुई है, वैसे ही एलिमेंट जो होता है छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम्स बहुत छोटे होते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, which may or may not have an independent existence, जिसकी हो सकती independent existence हो और हो सकता है ना भी हो, but always takes part in chemical reactions, लेकिन chemical reactions में part जरूर लेता है। हम आपको केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शंस, उसमें हम आपको दिखाएंगे कैसे क्या एटम्स, किसी भी एलिमेंट के क्या एटम कैसे रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अब मॉलिक्यूल जान लेते हैं क्या होता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अब देखिए जो एटम था वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट था। एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम और मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट जो है मॉलिक्यूल कहलाती है। ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है। अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जो मॉलिक्यूल होता है दो या दो से ज्यादा एटम्स को मिलकर, किसी भी सेम एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम्स को मिलाकर मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। O2 यानी ऑक्सीजन का एक सिंगल मॉलिक्यूल। इसमें ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं H2O। H2O जो है वाटर का एक मॉलिक्यूल है। इसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन का सिंगल एटम है। तो ये है मॉलिक्यूल। बच्चों मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर मैटर की पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आपका वन मॉलिक्यूल H2O का है तो उसमें H2O वाटर की सारी प्रॉपर्टीज होंगी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम मॉलिक्यूल्स को और एटम्स को माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, बहुत ही अच्छे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, लेकिन ये बात जो है प्रूफ है कि जो मैटर होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली कंटीन्यूअसली रैंडमली मोशन किया करते हैं। इसके एग्जांपल के लिए सबसे पहला एग्जांपल है इसमें, अगर आप कोई ग्लास लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और उसमें आप इंक की एक दो बूंद गिराइए, या आपके घर में जो कपड़े धोने वाला नील होता है उसकी एक दो बूंदें गिराइए, तो होता क्या है वो पूरा नील पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरा फैल जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि मैटर में मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि आप ग्लास लीजिए, उसमें आप चीनी डालिए, 5 मिनट बाद दूसरा एग्जांपल ये है कि आप एक ग्लास लीजिए, ग्लास में पानी डालिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए। अब चीनी डालने के बाद आपको ये दिखेगा 5 मिनट बाद कि वो चीनी धीरे धीरे जो है गायब हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि वास्तव में मॉलिक्यूल्स जो है रैंडमली मोशन कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली। और थर्ड एग्जांपल है एयर का। एयर भी मैटर है। तो अगर आप परफ्यूम लेते हैं और या रूम फ्रेशनर लेते हैं, आप कमरे में एक जगह इधर उधर उसको स्प्रे करते हैं तो वो पूरे कमरे में जो है फैल जाता है, उसकी महक पूरे कमरे में आने लगती है। तो जो एयर है ये भी मैटर है और इसमें भी जो मॉलिक्यूल्स हैं रैंडमली मोशन इधर से उधर कर रहे हैं। और बच्चों इसी थ्योरी को हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर बोलते हैं। बच्चों हम जानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर।
अभी मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन किया करते हैं, कॉन्टिन्यूअस मोशन किया करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का कॉन्टिन्यूअस मोशन करने में काइनेटिक एनर्जी निकलती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस होती है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स में बढ़ती है, और टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। थर्ड पॉइंट है मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम जानते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होता है। सिमिलर काइंड्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो कहलाता है फोर्स ऑफ कोहेशन। और डिफरेंट काइंड्स के मॉलिक्यूल्स, मतलब अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करते हैं तो उसे फोर्स ऑफ एडिशन कहते हैं। जैसे कि आपने ग्लास में पानी भरा और उसको एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया, तो ग्लास में जो आप देखेंगे अंदर, ग्लास के अंदर कई सारी बूंदें दिखाई पड़ती हैं, पानी जो है गीला गीला दिखाई पड़ता है, वो फोर्स ऑफ एडिशन के कारण है। ग्लास के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यही जो है फोर्स ऑफ एडिशन है। फोर्थ पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेके। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। अब जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, द स्पेस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में जानते हैं एग्जांपल से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में बहुत ज्यादा होता है, तभी सॉलिड जो रिजिड होते हैं, और गैस में बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तभी गैस इधर उधर भागती है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करते हैं तो सॉलिड में स्पेस बहुत ही कम होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। तो 6 नंबर पॉइंट है वो इसी से बनता है, इफ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। अगर मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो डिक्रीज हो जाता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बढ़ जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, स्पेस कम होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये 6 पॉइंट हमें यही बताता है। बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को समझने के लिए हमको अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को समझना पड़ेगा। तो बच्चों, अब हम जानते हैं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होती है, तो इसके कारण ये बहुत ही हार्ड होते हैं। और इसमें स्पेस जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है या नहीं होता है। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए जो ये रिजिड और हार्ड होता है। अब आते हैं लिक्विड पर। लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के मुकाबले थोड़ा कम होता है, और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है सॉलिड के मुकाबले ज्यादा होता है, जिसके कारण हम लिक्विड को किसी भी कंटेनर में इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इनकी पोजीशन जो होती है वो फिक्स नहीं होती, लेकिन इनका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। अब बात करते हैं गैसेस की। तो गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता। अगर आप एक डिब्बे में, या आप परफ्यूम की बात करते हैं, परफ्यूम एक छोटे से डिब्बे में होता है, अगर आप उसको थोड़ा सा स्प्रे करते हैं तो पूरे कमरे में फैल जाता है। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं है। तो ये था मैटर का सॉलिड, लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूल अरेंजमेंट। तो बच्चों, अब हम जानते हैं चेंज इन स्टेट के बारे में। जो हमारा मैटर है उसकी स्टेट्स भी चेंज होती रहती हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है मेल्टिंग। मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं। मेल्टिंग को हिंदी में कहते हैं पिघलना। जैसे आइस है, अब आइस को फ्रिज से आप बाहर निकालते हो, आप कहीं खुले में रखते हैं तो वो पिघलने लगती है, वो मेल्ट होने लगती है, वही जो है मेल्टिंग कहलाती है। और जिस पॉइंट पर आइस पिघलती है उसे हम उस आइस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग किसी भी चीज की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, और हर चीज का मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट तो आप रूम टेम्परेचर पर रख दोगे, जो है आइस वाटर में बदल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। लेकिन जो आयरन जैसी चीजें हैं, ये मेटल्स हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है। अब हम जानते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। फ्रीजिंग मतलब कि कोई भी चीज अगर लिक्विड फॉर्म में है उसका जो है सॉलिड फॉर्म में बदल जाना, उसका फ्रीज हो जाना। जैसे कि आप वाटर को आप जब फ्रीजर में रखते हो तो वो आइस बन जाता है, मतलब वो फ्रीज हो जाता है, ये फ्रीजिंग कहलाता है। अगर आप लोहे को पिघलाते हो, पिघलाने के बाद आप जिस शेप में ले जाना चाहते हो, जैसे कि आप लोहे से आप कोई बाल्टी बनाना चाहते हो, मग बनाना चाहते हो, तो उसको मग के शेप में ले आओगे, और वो जब शेप में आ जाएगा थोड़ी देर बाद जो है वो फ्रीज हो जाएगा, वो जो है सॉलिडिफिकेशन उसका हो जाएगा, तो वो उसी शेप में आ जाएगा, वो फ्रीजिंग कहलाता है। बॉइलिंग और वेपराइजेशन क्या होता है? बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि बॉयल होना, दूध का बॉयल होना, वाटर का बॉयल होना, तो
वही बॉइलिंग कहलाता है। जिस पॉइंट पर कोई चीज बॉइल होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे कि वाटर बॉइल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बारे में हम डिटेल अगली पार्ट 2 में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में। तो अभी आप केवल इसको समझ लो। अब कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन क्या होता है? जब कोई वाटर बॉइल होता है या कोई भी चीज एवापोरेट होती है, उसके बाद ऊपर जाके जो है वो फिर से लिक्विड में बदल जाती है। देखिए, अगर आप वाटर को बॉईल करते हो तो इससे वाटर वेपर निकलता है बाहर, जिसे हम कहते हैं भाप, या ये गैसेस फॉर्म में निकलता है। इसके ऊपर आप कोई हाथ रख दो या आप कोई प्लेट रख दो तो उस प्लेट में ऊपर जो है, उस प्लेट में जो है वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। यही जो होता है कंडेंसेशन कहलाता है। इसका एक पूरा ये डायग्राम है, ये जो है कंडेंसेशन का ही चार्ट है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन होता है सॉलिड से लिक्विड में ना बदलकर सीधा वाटर वेपर में बदल जाना। सॉलिड का सीधा वाटर वेपर में बदल जाना। जैसे आपके घर में पूजा पाठ होती होगी तो कपूर जलाते होंगे लोग, तो कपूर जो होता है सॉलिड होता है, लेकिन जलाने को डायरेक्ट जो है वाटर वेपर में बदल जाता है, तो वो सब्लिमेशन का एग्जांपल है। डिपोजिशन जो होता है सब्लिमेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब इसमें जो वाटर वेपर है डायरेक्ट जो है सॉलिड में बदल जाता है, जो डिपोजिशन कहलाता है। एवापोरेशन जो होता है बॉइलिंग से थोड़ा सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा ही अलग है। बॉइलिंग जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लेकिन एवापोरेशन जो होता है किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। जैसे समुद्र में जो होता है एवापोरेशन होता है, जिससे बादल बनते हैं, वाटर साइकिल वाला जो है वो एवापोरेशन का एग्जांपल है। आपके घर में पोछा वगैरह लगता है या आपके कपड़े वगैरह सूखते हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो सूखते नहीं है, बॉयल तो होता नहीं है, वो जो है एवापोरेशन की वजह से सूखते हैं। वो किसी भी टेम्परेचर में सूखते हैं, तो वो जो है एवापोरेशन कहलाता है। इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।